वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं कुणाल प्रताप सिंह। लास्ट वीडियो में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को देखा था। ईस्ट इंडिया कंपनी 5 पार्ट में पूरी ख़त्म हो चुकी है, उसके सारे लेक्चर। उससे पहले हम लोगों ने जो मराठा साम्राज्य था, शिवाजी संभाजी, उनके बारे में देखा था। और उससे पहले वीडियो नंबर 6 से सारे जो राजवंश थे मैन वो सब हमने कंप्लीट किए थे। और उससे पहले जो पुरापाषाण काल वगैरह उनको देखा था। तो जब हमने राजवंश किए थे तो उनकी एक ट्रिक से मैन में सारे राजवंश याद किए थे, और फिर भी कुछ राजवंश छूट गए क्योंकि मैन ही तो राजवंश है। जितने भी मैन थे इम्पोर्टेंट वो हमने किए थे। छोटे छोटे जो राजवंश हैं जैसे पाल वंश का, उनके संस्थापक, उनकी राजधानी, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम उनको भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि देखा इतनी मेहनत यहाँ करी और क्वेश्चन वहाँ से उठ के आ गया। तो थोड़े बहुत बचते हैं, उनको भी हम आज ही इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो नंबर 6 में हमने ये वाली ट्रिक पूरी डिटेल में देख चुकी है, पर क्योंकि हम सभी राजवंश कर रहे हैं नए भी, तो थोड़ा एक बार पुराने भी देख लेते हैं। पुराने राजवंशों में हमने देखा था कि जो राजवंश की ट्रिक थी वो थी हर शिशुनंद मोह सूंघ के साथ ले जाती है कुछ घोपचे में, और गुलाब खिले तो सांस लो माँ। ये जो राजवंश हैं उन वंशों की ट्रिक है। जैसे ये हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, सतवाहन वंश, कुषाण वंश, गोपचे मतलब गुप्त वंश, फिर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और मुगल वंश। तो सारे वंश हो गए। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, सतवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और मुगल वंश। अब हर वंश में कई राजा आते हैं, तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि इस वंश के संस्थापक कौन है और इस वंश के लास्ट के राजा कौन है। तो जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश के जो राजा हैं वो इस ट्रिक में है। ये पोयम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये तो नहीं पर 15 की मान के चलो 14 लाइन की पोयम है। इसको बस आपको कैसे भी याद करना है, चाहे पूरे 2 घंटे लग जाए इसको याद करने में, पर इसको एक बार को याद कर लो। अगर ये याद हो गया आपको तो एक तरह से राजवंश से मुक्ति मिल जाएगी। राजवंश जितने भी हैं उनका सारा क्रम, राजाओं का ये क्रम भी आ जाता है कि इनमें से कौन सा क्रम सही है। तो सारे वंशों के क्रम और उन वंशों के राजाओं के क्रम याद हो जाएंगे। बस ये चाहे इसमें 2 घंटे लगे, 3 दिन लगे या पूरा 1 दिन लग जाए, पर ये याद करनी है। 1 दिन का टाइम खर्च होगा पर बदले बहुत कुछ, पूरी हिस्ट्री एक तरह से पकड़ में आ जाएगी, वरना बिना ट्रिक के याद रखना बहुत मुश्किल है। तब जैसे हर्यक वंश है तो हर्यक वंश की ट्रिक ये है, ये उलट पुलट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस जो वंश की ट्रिक है इससे हम क्रम से लगा लेंगे, हर वाला पहले, फिर शिशु वाला, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। तो इस ऊपर वाली लाइन से ये क्रम में खुद ही आ जाएंगे। तो अब देखते हैं हर्यक वंश की राजा कौन कौन से हैं। तो हर बेबी की जात उठाया ना करो। तो हर्यक वंश में पहला शब्द जो हो गया वो हो गया वंश का, और बाकी सारे राजाओं के क्रम। तो बेबी बिंबिसार, जात अजाशत्रु, उठाया ना करो तो उदायन, और ना से नागदशक। ठीक। फिर दूसरा वंश देखते हैं शिशुनाग वंश। तो पहला शिशु कल नंदी बनेंगे। इस शिशु से शिशुनाग नाग से ही शिशुनाग वंश पड़ा था। तो शिशुनाग वंश में पहला राजा शिशुनाग ही था। फिर कालाशोक, नंदी बर्मन, नंदी बनेंगे मतलब नंदी बर्मन। फिर नंद के पैर महाघने होते हैं तो नंद वंश के राजा देख लेते हैं। पैर महाघने तो महापदानंद, घनानंद। नंद वंश के 2 महापदानंद और घनानंद। फिर उसके बाद में मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के राजा हैं मौर्य, चंद्रबिंदु शोक में है बड़ा। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और बड़ा बृहद्रथ। तो मौर्य वंश के सारे राजा हो गए। उसके बाद में शुंग वंश। उसकी जगह शुंग के पुष्प देवों के कानों में बांसुरी सुना शर्मा। तो शुंग वंश के राजा पुष्पमित्र शुंग और देवभूति, ये 2 राजा हो गए। अच्छा, इसमें जो कान है ये भी कर्ण वंश है। जो कान है ये अपने आप में एक वंश है। शुंग वंश के दोनों राजा हो गए। फिर कर्ण वंश, कान से कर्ण वंश। तो बांसुरी सुना शर्मा तो वासुदेव, और सुना शर्मा सुशर्मा, सुना शर्मा से सुशर्मा। कर्ण वंश में वासुदेव और सुशर्मा। उसके बाद में साथ ही शिमुख को हर हाल में सतर्क कर देना वशिष्ठ पुत्र यज्ञश्री। तो 7 से सतवाहन वंश। तो इसके शिमुख, पहला राजा शिमुख, फिर हाल
सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी और यज्ञश्री सतकर्णी। तो ये राजा हो गए सातवाहन के, सातवाहन वंश के। शिमुख, हाल, सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र यज्ञश्री, वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी और यज्ञश्री से यज्ञश्री सतकर्णी। उसके बाद में आते हैं कुषाण वंश। सतवाहन वंश के बाद में कुषाण वंश। तो कुश, काजल और कनिष्क को बांसुरी सुना दे। तो कुश से कुषाण वंश, काजल, कुजल, कडफिशश, काजल से कुजल, कडफिशश। फिर कनिष्क, वासुदेव, वासुदेव यहाँ भी था ऊपर, बांसुरी से वासुदेव, और यहाँ भी वासुदेव। तो काजल, कडफिशश, कनिष्क और वासुदेव। उसके बाद में गुप्त वंश आता है। तो गुप्त का है, गुप्त श्री घटाओं समेत चंद्रमा समुद्र में डूबा, रामचंद्र कुमार इसका विष्णु भगवान से पता लगाएंगे। तो गुप्त वंश के हैं श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त। फिर गुप्त श्री घटाओं समेत चंद्रमा, फिर ये चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त दो है, ये चंद्रगुप्त प्रथम, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और ये इसका से स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, और ये ऐसी टेंस को देने के लिए कर दिया है। तो गुप्त श्री घटाओं समेत चंद्रमा समुद्र में डूबा, रामचंद्र कुमार इसका विष्णु भगवान से पता लगवाएंगे या लगाएंगे। तो गुप्त वंश में श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त। ये हो गए गुप्त वंश के सारे राजाओं के क्रम। उसके बाद में आ जाता है गुलाम वंश। गुलाम की ट्रिक है कई रन बट, का ई रन बट, सबसे अलग अलग है। का से कुतुबुद्दीन ऐबक, ई से इल्तुतमिश, रा से रजिया सुल्तान और ना से नसरुद्दीन शाह, बा से बलवन और टा से ट्यूमर्स और कैकुबा। फिर खिल जाके, खिलजी वंश जो था उसमें जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुब मुबारक खिलजी। उसके बाद में तू गया मेरे बिन फिर से ना सुधरेगा। तो तू से तुगलक वंश, गया से गयासुद्दीन तुगलक, मेरे बिन मोहम्मद बिन तुगलक, फिर से फिरोज शाह तुगलक, ना सुधरेगा नसरुद्दीन शाह या नसरुद्दीन मसूद शाह। तो तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नसरुद्दीन मसूद शाह। उसके बाद में शायद खजाना मुबारक होगा अलाउद्दीन आलम के लिए। तो शायद से सैयद वंश, खजाने से खिजर खां, मुबारक शाह और ये अलाउद्दीन आलम शाह। खाली अलाउद्दीन नहीं कर सकते कि शायद खजाना मुबारक हो अलाउद्दीन के लिए, क्यों अलाउद्दीन पीछे भी आ चुका है, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसलिए अलाउद्दीन आलम पूरा याद करना पड़ेगा, क्योंकि अलाउद्दीन दो हैं, पीछे अलाउद्दीन खिलजी और ये अलाउद्दीन आलम है। तो सैयद वंश में खिजर खां, मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। फिर लोदी ने बहला दिया सिकंदर को, अब वहीं मन लगाओ हंस के गंगू, अब वहीं मन लगाओ हंस के गंगू, इस तरह से ये। तो लोदी वंश बहला दिया तो बहलो लोदी, सिकंदर को सिकंदर लोदी, इब से इब्राहिम लोदी। लोदी वंश में बहलो लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। फिर उसके बाद में बहीमन, ये बहमनी वंश हो गया, छोटा सा बहमनी वंश, जैसे यहाँ कर्ण वंश था इधर बहमनी वंश, उसका था हसन गंगू, अब वही मन लगाओ हंस के गंगू, तो वही मन का हसन गंगू। फिर मुग़ल वंश आया, और मुग़ल वंश के वैसे भी ऑलरेडी एसएससी के बच्चे को तो याद रहते हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा है तो उसको मुग़ल वंश याद होगा, उसकी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। पर फिर भी इसकी ट्रिक देख लेते हैं। वाह आज साहब जी रंग जमाएंगे। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। रंग जमाएंगे तो औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब में रंग और जमाना जात दोनों आ रहा है, तो औरंगजेब। फिर उसके बाद हम मराठा आए थे, शिवाजी संभाजी, वो हमने देख लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी हमने कल ही लेक्चर में ख़त्म किया था। वीडियो नंबर 6 से इसकी शुरुआत हो रही है, और हमने हर वंश के हर राजा के बहुत डिटेल में नहीं, मतलब इतना डिटेल में जितना एसएससी पूछ सकता है और जितना हम याद कर सकते हैं उतना मैंने डिटेल बताया है। इतना भी नहीं है कि अपने आप में नोट्स की जगह एक बुक बनवा दूँ जिसको आप याद ही ना कर पाओ। उतने ही नोट्स हैं जितना एक कैपेबिलिटी होती है औसत याद करने की, और जितना याद होना भी चाहिए, मेन बातें, उतने ही मैंने नोट्स बनाए पॉइंट टू पॉइंट। उसमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा सामग्री नहीं लिखवाई है।
तो वीडियो नंबर 6 को देख के इसको पूरा कर सकते हैं आराम से। अब कुछ रह गए छोटे छोटे राजवंश जिसको मैं हर बार बोलता चला आ रहा था कि हाँ इनको बाद में फिर कभी एक पर्टिकुलर वीडियो में देख लेंगे। इस तरह से हर वीडियो में बीच बीच में जब भी आता था कुछ अलग तो मैं ऐसे ही बोलता था। तो अब वही सारी चीज़ें देखते हैं, छोटे मोटे जो राजवंश रह गए थे। तो अब देखते हैं जो राजवंश रह गए थे। तो उसमें एक था शक वंश। शक वंश के संस्थापक थे कनिष्क, काफ़ी फेमस है कनिष्क, और उन्होंने शक संवत चलाया था। ये हमने जो कैलेंडर थे सारे वो पहले देख चुके थे, दोबारा देख लेते हैं। कनिष्क ने शक संवत चलाया था 78 ईसा में, जो कि हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर है, जो इंडियन गवर्नमेंट है इसको शक संवत को फॉलो करती है, जो कनिष्क ने बनाया था। 78 ईसा मतलब ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद में। अभी जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ करते हैं। अगर उसकी सन 1 थी तब, तो उससे 78 साल बाद में ये शक संवत आया। और ये जो सन 1 जो हुई थी ये हमारा था ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको हम जनवरी फरवरी इस तरह से यूज़ करते हैं। तो शक संवत 78 साल बाद में आया। ईसा मतलब बाद में, और अगर ईसा पूर्व होता तो मतलब उतने साल पहले, इसके और पहले अगर पूर्व और आ जाती ईसा पूर्व, पर ये केवल ईसा है तो बाद में ईस्वी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन था। अच्छा बाद में और देख लेते हैं। विक्रम संवत जो चलाया था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चलाया था। ये था ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले, 57 ईयर्स पहले विक्रम संवत। जब ये सन बनी थी उससे भी पहले हमारा कैलेंडर आ चुका था, पर हम लोग उसको फॉलो नहीं करते। विक्रम संवत जो जनवरी फरवरी जब से चालू हुई है सन 1 से, उससे 57 साल पहले हमारा खुद का एक कैलेंडर देश में बन चुका था, जिसको बोलते हैं विक्रम संवत। और उसके बाद में फिर ये आया 57 साल बाद में ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो लोग हम फॉलो करते हैं क्योंकि ब्रिटिश शासन ने इसको थोप दिया, फिर वही आदत पड़ गई और उसी को करते हैं। हालांकि बाद में इंडियन गवर्नमेंट जो शकों ने चलाया था शक संवत, उसको यूज़ करती है। ये ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा पूर्व। और ये केवल ईस्वी है, मतलब जन्म के बाद में। तो चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य ने चलाया था, जो शक थे इनको हराने के उपलक्ष्य में, शकों को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हराया था और विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त ने हराया था और विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, और उनकी खुशी में ये विक्रम संवत चलाया। और जो हम अभी यूज़ करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। पोप ग्रेगोरी ने इसको बनाया था और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा ग्रेगोरियन कैलेंडर। राजधानी थी सिंध प्रदेश। तो हमें बस अभी यही याद रखना है कि वंश का संस्थापक कौन है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका सबसे प्रतापी राजा कौन सा है, कि ये आ जाता है कि रुद्रदामन किस वंश का शासक था, तो इसलिए सबसे प्रतापी भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। संस्थापक वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, यही पूछता है। और राजधानी कि शकों ने किसको अपनी राजधानी बनाया, सिंध को। तो इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि मुझे उसके दामन पर पहले ही शक था। किसको शक था? उसके दामन, रुद्र के दामन पर शक था। किसको? रुद्र के दामन पर शक था। किसको मतलब कनिष्क, किसको? कनिष्क रुद्र के दामन या केवल उसके दामन पर शक था। तो एक स्टोरी लिंक करके इस तरह से याद कर सकते हैं, किसको रुद्र के दामन पर शक था, तो शक, कनिष्क, रुद्र दामन। उसके बाद में आया था वकाटक वंश। वकाटक वंश के जो संस्थापक हैं विंध्य शक्ति, और जो सबसे फेमस जो प्रसिद्ध हुआ वो है प्रवरसेन, और राजधानी उन्होंने फिर प्रवरपुर बनाई थी। तो इसको ऐसे कर सकते हो, जो विंध्य शक्ति है तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है हमारे देश में। तो जब पर्वत श्रेणी ऊंची होती है तो हम इधर उधर जाते हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह हेलीकॉप्टर वगैरह जाते हैं, बस सोचना है ऐसा, ठीक है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इतनी ऊंची भी नहीं है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो जब वो इधर उधर जाते हैं तो ये बीच में आ जाती है और वो अटक जाते हैं पहाड़ों पर। विंध्याचल पर्वत श्रेणी हमारे, तो पहाड़ों पर, विंध्याचल पहाड़ों पर हम लोग जाते हैं, या जब हेलीकॉप्टर वगैरह जाते हैं तो वो अटक जाते हैं। वकाटक मतलब अटक जाते हैं, ठीक। इस तरह से याद कर सकते हैं संस्थापक को। विंध्य की पर्वत श्रेणी पर कोई भी चीज़ जब जाती है तो वो रास्ते में अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रचुर मात्रा में ऊंची है। प्रवरपुर मतलब प्रचुर मात्रा में काफ़ी ऊंची है,
काफ़ी प्रचुर है, तो इसलिए कोई भी चीज़ आती है तो वहाँ जाके अटक जाती है विंध्य की पर्वत श्रृंखला में। प्रचुर से प्रवरपुर, और उससे फिर ये प्रवरसेन भी याद हो जाता है। अब देखते हैं हूणवंश। हूणवंश के संस्थापक तोड़मार थे और राजधानी सियालकोट। ऐसे कर सकते हो कि जो हूण हैं, हूण एक वैसी प्रजाति होती है जो बंजारा टाइप की होती है, तो बोल देखो केवल याद करने के लिए ऐसा है, ये नहीं कि इस पर राजनीति करो या फिर ये ऐसे। पढ़ने वाले बच्चे कभी राजनीति नहीं करते, इसलिए केवल याद करने पे ध्यान देना है। अच्छी ट्रिक और आप खुद से बना सकते हैं। तो हूण जो लोग हैं, उन सियालकोट मतलब उन सालों को तोड़ मारो। हूण हैं, ये साले हूण हैं, तो इन सालों को तोड़ मारो। ठीक है, केवल याद करने की दृष्टि से ऐसा बोला जा रहा है, रियलिटी में कोई किसी को भी चोट पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। तो इन हूणों को या इन साले हूणों को तोड़ मारो। तो इस तरह से हूणवंश, साले हूणों को, तो सियालकोट, तोड़ मारो मतलब तोड़ मार राजधानी। उसके बाद में वर्धन वंश, उसके संस्थापक पुष्यभूति, और राजधानी थानेश्वर और कन्नौज दोनों थी, क्योंकि बदली थी, पहले थानेश्वर फिर कन्नौज। तो इसको ऐसे कर लो, कौन जाने इतने थाने क्यों बढ़ रहे हैं देश में। कौन जाने हमारे देश में इतनी लड़ाई दंगे हो रहे हैं धीरे धीरे, और उससे थाने वगैरह चौकियां बढ़ाई जा रही हैं, पुलिस की भी वो पुलिस बल भी बढ़ाया जा रहा है। तो कौन जाने इतने थाने देश में क्यों बढ़ रहे हैं। कौन जाने कन्नौज इतने थाने, थानेश्वर क्यों बढ़ रहे हैं वर्धन देश में, जबकि उसकी जगह क्या बढ़नी चाहिए, जो पुष्यभूति, पुष्यभूति मतलब ऐसे विभूति पैदा होने चाहिए, ऐसे विभूति बढ़ने चाहिए जिन पर पुष्पमाला चढ़ाई जाए। ऐसे विभूति लोग पैदा होने चाहिए जिन पर पुष्प डाले जाएं, जिन पर पुष्पों की माला चढ़ाई जाए। तो न जाने क्यों या कौन जाने थाने इतने क्यों बढ़ रहे हैं हमारे देश में, बल्कि ऐसे विभूति लोग पैदा होने चाहिए जिन पे पुष्पमाला चढ़ाई जाए। तो इससे सारे याद हो जाते हैं। फिर पांड्यवंश, पांड्यवंश के जो संस्थापक नैडियोन है और राजधानी मदुरै। तो ऐसे कर सकते हो, जो पांडव थे वो आपस में कोई भी चीज़ लेके आते थे, सारे भाई आपस में, ये वो वंश नहीं है पांडव वंश। ठीक है, ये पांड्य वंश अलग है, वो पांडव अलग हैं। वो 5 भाई थे इसलिए उनको पांडव बोलते हैं, ये पांड्य वंश अलग है। तो वो पर उनसे रिलेट करके याद करना है। तो जो पांडव थे वो सारे भाई, अगर कोई एक लेके आता था तो सारे भाई बांट लेते कि नेक दियो भाई, नेक दियो, नेडियोन मतलब नेक दियो, नेक दियो, इस तरह से। और उनकी जो वाइफ थी वो द्रौपदी थी। द्रौपदी और मदुरै कुछ कुछ सेंस में मैच खा रहा है। द्रौपदी वाइफ थी, द्रौपदी और मदुरै, मदुरै और द्रौपदी, इससे कुछ मैच खा रहा है। तो राजधानी मदुरै, और वो आपस में बांट लिया करते कि नेक दियो भाई, नेक दियो, मुझे भी दियो, इस तरह से 5 पांडव भाई बांट लिया करते थे, नेडियोन। उसके बाद में चोल वंश आया। इसके जो संस्थापक थे विजया चोल थे। तो ये तो चोल वंश से विजया चोल याद ही हो जाए कि नाम में भी चोल आ रहा है। और राजधानी तंजौर। तो इसको ऐसे कर लो कि तंजौर मतलब तुझे बड़ी चुल्लू हो रही है, तुझे बड़ी चुल्लू हो रही है विजय पाने की। तंजौर मतलब तुझे बड़ी चुल्लू हो रही है, चोल वंश, विजय पाने की, तो विजय चोल। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, लेकिन जो सबसे फेमस थे वो नरसिंह वर्मन प्रथम। और राजधानी थी कांचीपुरम। तो इसकी स्टोरी ऐसे बना लो, पल्लव मतलब जो घरों में जो बहुएं होती हैं वो पल्ला डाल के रहती हैं, पर कैसा पल्ला डाल के रहती हैं, कांच जैसा पारदर्शी, वरना तो वो ठोकर खाना पीना वो खिलाती हैं तो आते जाते में ठोकर ही खा जाएंगी। तो इसलिए पल्ला ऐसा होना चाहिए जो कांच की तरह ट्रांसपेरेंट हो, आज आर पार देखा जा सके, ताकि उनको काम करने में, चलने फिरने में दिक्कत ना हो। तो उनको पल्ला डालना पड़ता है किनके सामने, सिंह लोगों के सामने। सिंह मतलब पुरुष अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं। तो सिंह कोई भी नाम होता है तो अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं पुरुष। तो आदमी जो होते हैं पुरुष, उनके सामने वो पल्ला ओढ़ती हैं, कैसा, कांच जैसा ट्रांसपेरेंट, ताकि कोई दिक्कत ना हो काम में। सिंह के सामने और नर सिंह के सामने। नर मतलब आदमी, आदमी के सामने, और सिंह मतलब सिंह भी आदमी लगाते हैं। तो इस तरह से सिंह इसमें भी, सिंह उसमें भी है। तो सिंह लोग जो होते हैं, आदमी लोग होते हैं, उनके आगे पल्ला डालती हैं कांच जैसा औरतें घरों में। उसके बाद में राष्ट्रकूट आए थे। राष्ट्रकूट के संस्थापक थे दंती दुर्ग और राजधानी मान्यखेट। इनके टाइम में एलिफेंटा की गुफा भी बनी थी। बाकी एलोरा, एलिफेंटा, ये जो गुफाएं हैं इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, जिसमें सारी जो मंदिर हैं
वो सारे होंगे किस राजा ने बनवाए थे, और वो भी इनकी अपनी अलग ट्रिक है, इसलिए मैंने सारी यहाँ नहीं लिखी क्योंकि वो ट्रिक से उनकी अपनी अलग ही ट्रिक है। तो उनको वहाँ देखेंगे, बस हल्का सा कर लो कि राष्ट्रकूटों ने एलिफेंटा बनवाई, इसको अभी याद नहीं करना है, वो उन्हीं में याद हो जाएगी। तो संस्थापक थे दंतीदुर्ग और राजधानी मानेखेड़। तो इसको ऐसे कर लो, जो राष्ट्र मतलब राजा लोग जो होते हैं, जो राजा लोग होते हैं वो दुर्गों में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में। राजा होगा या राष्ट्र होगा तो उसका कहीं ना कहीं राजा का घर भी होगा, और उस घर को दुर्ग या किला बोलते हैं, तो दुर्ग हो गया। और वो लोग आखेट पसंद करते हैं, आखेट मतलब खेलना, शिकार करना। तो जो राष्ट्रकूट हैं वो लोग दुर्गों में रहते हैं, किलों में रहते हैं। राजा लोग, राष्ट्र मतलब राजा लोग दुर्गों में रहते हैं, किलों में रहते हैं, घरों में, और बाहर आखेट खेलना पसंद करते हैं। तो राजधानी मान्यखेट मतलब आखेट खेलना पसंद करते हैं। अब देखते हैं चालुक्य वंश के लिए। चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे वो थे पुलकेशन प्रथम, और राजधानी इनकी पहले एहोल थी, एहोल से बाद में बादामी और या फिर वातापी बनी। तो उसको ऐसे कर सकते हैं याद करने के लिए कि जो किशन थे वो बड़े चालू थे, मतलब चालाक थे, और प्रतापी थे। किशन जो थे वो बड़े मतलब बादामी, बादामी मतलब बड़े, चालू मतलब चालू थे कि उन्होंने युद्ध जिताया था अपनी चालाकी बेस पर, अपने दिमाग के बेस पर चालू थे, और प्रतापी थे, प्रतापी मतलब वातापी, प्रतापी थे। उसके बाद में होयसल वंश देख लेते हैं। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन और राजधानी द्वार समुद्र। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, जब उसने होश संभाला, मानो किसी कारण वो पानी में डूब गया, और जब उसने होश संभाला तो उसने अपने आप को समुद्र में पाया। कहाँ? और समुद्र में कौन रहते हैं? विष्णु भगवान रहते हैं। तो समुद्र में विष्णु भगवान की गोद में उसने अपने आप को पाया जब उसने होश संभाला। इसके बाद में यादव वंश आ जाता है। यादव वंश बिल्लभ प्रथम और देवगिरी। इसको ऐसे कर सकते हो कि जो यादव वंश में कृष्ण ने जन्म लिया था, तो एक तरह से उनकी झोली में देव गिरे थे। यादव वंश में भी देव ने जन्म लिया था, मतलब देव गिरे थे एक तरह से। ठीक है, बस एक केवल याद रखना इस तरह से कि हाँ, देवता जो थे वो गिरे थे आसमान से, मतलब स्वर्ग से, यादव वंश में कृष्ण जी। इसके बाद में गंगवंश। गंगवंश माधव प्रथम संस्थापक है, राजधानी ध्रुवताल या तालकांड है, तालकांड। तो इसको ऐसे कर सकते हो कि जो माधव नाम का लड़का था वो तालाब में डूब के, क्योंकि तालाब दोनों में आ रहा है, तालाब में डूब के वो गूंगा हो गया। गंगवंश मतलब गूंगा, तो माधव जो लड़का है वो तालाब में डूब के गूंगा हो गया। फिर पालवंश देख लेते हैं। पालवंश के संस्थापक गोपाल है, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें ही पाल आ रहा है, इसमें ही पाल आ रहा है। और राजधानी मुंगेर। तो इसको ऐसे कर सकते हो कि जिनके पाल मतलब पालना, तो हमें पालने से कोई ट्रिक बनानी होगी। पालना जो होता है बच्चों को पालना, जिसके अपने खुद के बच्चे नहीं होते वो मांग कर बच्चों को पालते हैं। तो गोपाल को मांग कर पाला, मांग कर मतलब मुंगेर, किसको? गोपाल को, क्योंकि इसमें ही पाल आ रहा है, तो गोपाल को मांग कर पाला। किसी पर अपने बच्चे नहीं थे, उन्होंने गोपाल को मांग के पाला। जो महत्वपूर्ण राजा थे या सर्वप्रसिद्ध जो राजा थे, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध देशवंश के वो थे धर्मपाल, क्योंकि उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। लेकिन क्वेश्चन इस पर आगे क्वेश्चन इन पर आता है, तक्षशिला और नालंदा। तक्षशिला का ये विश्व की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है या विश्वविद्यालय, पूरे विश्व का एक तरह से, खाली भारत का ही नहीं, क्योंकि ये बनी ही 700 ईसा पूर्व में थी। ईसा पूर्व मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, मतलब जब क्रिश्चियनों के जब जो देवता हैं उन्होंने जन्म लिया, उससे भी 700 साल पहले तक्षशिला बनी थी। तो सबसे पुराना हो गया एक तरह से, उनके भगवान ने भी एक तरह से जन्म लिया, उससे पहले ये विश्वविद्यालय बन गया। किसने बनाया? तो जो राम के भाई थे भरत, तो भरत ने अपने बेटे तक्ष के नाम पर तक्षशिला बनवाई थी। राम के जो भाई थे भरत ने पुत्र तक्ष के नाम पर बनवाई थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर बच्चों को ये याद रहता है कि हाँ तक्षशिला सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, पर ये नहीं पता होता। हालांकि पता होगा, आप कमेंट में करके बता सकते हैं जिसको भी पता है, कि बहुत कम उम्मीद की जाती है कि ये पता होगी कि भरत के जो पुत्र, अच्छा क्वेश्चन ये भी आता है कि भरत के पुत्र तक्ष ने बनवाई थी, पर कहीं कहीं ये मिलता है कि भरत ने बनवाई थी तक्ष के नाम पर। तो कहीं अगर भरत ना आके तक्ष आए तो तक्ष भी सही होगा कि जो भरत के पुत्र तक्ष ने बनवाई थी या भरत ने बनवाई थी तक्ष के नाम पर। तो ऐसा कुछ भी कर सकते हो। तो जिसको भी ये पता थी वो कमेंट में करके बता सकते हैं, वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे जिनको ये पता होगा। उसके बाद में नालंदा देख लेते हैं। ये कुमारगुप्त ने बनवाई थी, गुप्त वंश के पीछे भी हमने इसको पढ़ चुका है। ये 450 ईस्वी में बनी थी। ईस्वी मतलब ये ईसा मसीह के जन्म के 450 साल बाद में बनी थी। ये ईसा पूर्व मतलब उनके 700 साल पहले बनी थी, और ये 450 साल बाद में बनी थी, कुमारगुप्त ने बनवाई थी।
तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आ जाता है सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी या प्राचीन जो विश्वविद्यालय तक्षशिला, और नालंदा का आ जाता है कुमारगुप्त ने। और नालंदा किसने बनवाई थी? तो कुमारगुप्त ने। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, उनके आने के चांसेस रहते हैं। अब देखते हैं सेन वंश का। तो सेन वंश का सामंत सेन ने बनवाया था। सेन मैच कराया तो याद करने की इतना कोई दिक्कत नहीं होगी। और राजधानी थी लखनऊती। तो तुमने एक अंडा सेने वाली स्टोरी पढ़ी होगी कि एक आदमी को एक ऐसी मुर्गी हाथ लगी जो सोने के अंडे देती थी, तो उसने उस मुर्गी के अंडे को सेना चालू कर दिया, ठीक है। हालांकि बाद में उसने मुर्गी का पेट काट के वो मुर्गी की हत्या कर दी, उसे कुछ नहीं मिला था। तो ऐसे कर सकते हो कि वो लाखों के अंडे थे, तो इसलिए उसने उनको सेया, मुर्गी मिली थी उसके लाखों के अंडे थे, सोने के अंडे थे, तो लाखों के अंडे थे, तो उसको सेया, उसने उन अंडों को सेया, सेन वंश। और ये नाम वैसे ही मैच कर रहा है। ये पहला वंश था जिसने अपने अभिलेख हिंदी में करवाए थे, वरना इससे पहले सम्राट अशोक ने अपने अभिलेख, अगर क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले अभिलेख किसने बनवाए, तो वो सम्राट अशोक है। किस लिपि में? तो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में। सबसे पहले की अगर बात आए तो सम्राट अशोक ने करवाए थे। टोटल 33 प्राप्त हो चुके हैं हमें। सम्राट अशोक के 33 अभिलेख अभी तक प्राप्त हो चुके हैं, मतलब उन्होंने 33 बनवाए थे ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में। पर अगर हिंदी में आता है कि सबसे पहले हिंदी में किसने अभिलेख लिखवाए, तो वो सेन वंश में लिखवाए थे। उसके बाद में वर्मन वंश देख लो। वर्मन वंश के जो संस्थापक थे पुष्यवर्मन, और राजधानी ज्योतिष, प्रयाग ज्योतिषपुर। तो इसको ऐसे कर लो कि जो ज्योतिष लोग हैं, ज्योतिषी हैं, कहाँ रहते हैं? प्रयागराज में रहते हैं, कि प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। तो प्रयाग में सबसे ज़्यादा ज्योतिष लोग रहते हैं, और वो वहाँ और ज़्यादा बढ़ने चाहिए, क्योंकि ज्योतिषों का मेन स्थान भारत में प्रयागराज ही होना चाहिए। तो प्रयागराज में ज्योतिषों की संख्या और बढ़नी चाहिए। बढ़ने से वर्धन मत कर लेना, ये वर्मन है तो थोड़ा अलग से ध्यान रखना चाहिए। वर्मन मतलब बढ़ना चाहिए, कि इनको प्रयाग में ज्योतिषों की संख्या और बढ़नी चाहिए। अब देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के लिए इनके जो संस्थापक हैं नागवट प्रथम थे, और राजधानी थी कन्नौज। उसके बाद में घेड़वाल वंश आए, उनके जो संस्थापक थे या जो पहले राजा थे चंद्रदेव, और राजधानी कन्नौज, ठीक है, दोनों की कन्नौज है। फिर चौहान वंश, चौहान वंश के जो संस्थापक थे या पहले राजा वासुदेव चौहान, ठीक है, पूरा नाम है राजा वासुदेव चौहान। और जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे वो थे पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई थी, पीछे हमने इसका बहुत डिटेल में देखा था लड़ाई में। और राजधानी थी अजमेर, जो कि राजस्थान में है। तो चौहान वंश इसका ये इतना नहीं है जितना कि चौहान वंश, थोड़ा याद कर लेना। फिर है परमार वंश। परमार वंश के संस्थापक है पहले राजा उपेंद्र राज, और राजधानी है चंद्रावती। फिर चंदेल वंश, चंदेल वंश के जो संस्थापक नन्नुक या चंद्रवर्मन, पहले नन्नुक नाम था उनका, बाद में जब वो राजा बने प्यार से नन्नुक बोलते तो उनका नाम चंद्रवर्मन पड़ गया। राजधानी थी इनकी खजुराहो। ये क्वेश्चन आ चुका है कि चंदेल वंश की राजधानी क्या थी, तो चंदेल वंश की जो राजधानी थी वो खजुराहो थी। मंदिर बने थे कंदरिया महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। तो इस तरह से मंदिरों को चाहो तो याद मत करना कि मंदिर की अपनी एक अलग वीडियो आएगी जिसमें सारे मंदिर किस राजा ने बनवाए और किस राज्य में स्थित हैं। तो इस तरह से पूरी एक सीरीज मंदिर, राजा और उनके स्थान, एमपी में, बिहार में कहाँ वो मंदिर हैं, इस तरह से। तो उसकी अपनी एक अलग वीडियो आएगी, उसकी अपनी एक अलग ट्रिक होंगी, तो उनको उसी हिसाब से याद करेंगे। तो इसमें जरूरी नहीं है इनको याद करो, अभी के लिए बस ऐसे ही लिखे रहने देना इनको। बस ये याद कर लेंगे चंदेल वंश की जो राजधानी है वो खजुराहो है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है। सोलंकी वंश के जो राजा थे वो मूलराज प्रथम थे, और जो राजधानी अनहिलवाड़। तो इस तरह से इनको कर लेना। इनकी कोई छोटी मोटी अपने मन में बिठाने के लिए लिंक कर लेना है ट्रिक टाइप की। जैसे ये है गुर्जर प्रतिहार वंश, तो नागवट प्रथम थे कन्नौज। तो ऐसे कर सकते हो कि 9 जनों को नाग ने डस लिया और वो गुजर गए और अपनी ज़िंदगी से हार गए। 9 जनों को नाग ने डस लिया और वो गुजर गए और ज़िंदगी से हार गए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिंक करके इनको याद कर लेना। यही आता है कि इनकी राजधानी क्या थी और इनके संस्थापक कौन थे। पाल वंश का भी आ चुका था कि पाल वंश के संस्थापक कौन है। चंदेल वंश की राजधानी आ चुकी थी, तो कई क्वेश्चन इनमें से आ जाते हैं। ये भी आ चुका था, ये वासुदेव चौहान, पूरा नाम इनका चौहान वंश का। तो इस तरह से आते रहते हैं। तो इस तरह से ये जो राजाओं की सीरीज़ थी पूरी ख़त्म हो गई। अभी थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई, जैसे कि
सिक्के किस राजा ने कौन से सिक्के चलाए थे, मंदिर हैं इनकी अपनी अलग सीरीज़ है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जिनको एक साथ पढ़ना चाहिए, एक साथ पढ़ के वो अच्छे ढंग से याद हो सकती हैं, ऐसे पढ़ने से याद होंगी नहीं वो। तो उनकी 2-4 वीडियो आएंगी तो उनमें वो सारी चीज़ें कवर कर ली जाएंगी, फिर ये पूरी हिस्ट्री एक तरह से ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद।